गुड इवनिंग। पिछले क्लास में सिविक्स में हमने देखा था धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति के बारे में। सांप्रदायिकता के बारे में हमने पढ़ा था और धर्मनिरपेक्ष शासन के बारे में भी हमने जाना था। आज हम लोग का नया टॉपिक है जाति और राजनीति। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। हमने राजनीतिक में सामाजिक विभाजन की दो अभिव्यक्तियां देखी है। हमने राजनीतिक में सामाजिक तौर पर जो विभाजन हुआ था लोकतंत्र के आधार पर, उनमें दो अभिव्यक्ति हमने पहले ही देख चुका है। इसमें एक मोटे तौर पर सकारात्मक या लाभदायक है, तो दूसरे नकारात्मक और नुकसानदेह। एक तरफ से हम लोग देखते हैं तो लोकतांत्रिक में जो सांप्रदायिकता के तौर पर जो विभाजन हुआ था, एक तरफ से अच्छा और कहीं एक तरफ से नुकसानदेह के तौर पर देखा गया था। आइए अब अंतिम प्रमुख विभाजन यानी जाति और राजनीति की चर्चा करते हैं। और तीसरा और अंतिम प्रमुख क्या है विभाजन? जाति और राजनीतिक तौर पर जो विभाजन हुआ था उस पर आइए हम लोग गौर करते हैं। इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही पक्ष है। इसमें देखा जाए तो कुछ अच्छा होता है, कुछ खराब होता है। इसमें दोनों ही पक्ष के तौर पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, जातिगत असमानताएं। और जातिगत तौर पर असमानताएं किस प्रकार हम लोग के बीच में होती है, आइए देखते हैं। लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में है, पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारत समाज में ही देखने को मिलता है। लिंग और धर्म पर आधारित पर विभाजन तो हम सारे दुनिया में देखते हैं, लेकिन जाति पर आधारित जो विभाजन होता है सिर्फ हम भारत में ही पाएंगे। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएं और एक न एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। और सारे समाज में कुछ न कुछ एक समान असमानताएं पाई जाती है, जो श्रम के विभाजन के तौर पर पाई जाती है। श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकतर समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। अधिकतर समाज में क्या होता है, एक परिवार से दूसरी पीढ़ी में। हम लोग का भी कैसे होता है कि हम लोग जो बूढ़े बुजुर्ग का जो विभाजन जो किया हुआ था और उनका जो धर्म था, उन्हीं के तौर पर हम लोग भी आज वही अपनाते हैं। तो उसी के लिए बोला जा रहा है कि लेकिन जातिगत व्यवस्थाएं इसका एक अतिवादी और अस्थायी रूप है। लेकिन जाति के तौर पर जो अव्यवस्था होती है, जो जातीय व्यवस्था है, इसका एक अतिवादी की स्थायी रूप है। वहां पे वो स्थायी रूप धारण करता है, जिसे हटाया नहीं जाता है। अन्य समाजों में मौजूद असमानताएं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है। और अन्य समाजों में जो मौजूद जो असमानता पाई जाती है, यह एक खास अर्थ से भिन्न कहलाता है। इसमें पेशा के वंशानुगत विभाजन को रीति रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। इसमें पेशा को क्या है, वंशानुगत वंशों के अनुसार विभाजन के तौर पर रीति और रिवाजों की मान्यता प्राप्त है। उन्हें उनकी एक अलग रीति रिवाज कहलाती है। इस जाति समूह के लोग एक या मिलते जुलते पेशे के तो होते ही हैं, एक साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। और बोल रहा है कि एक जाति समूह के जो लोग होते हैं वो मिलते जुलते पेशे के तौर पर कहलाते हैं, एक जैसे के रूप में ही कहलाते हैं जो अलग अलग जाति के लोग होते हैं। लेकिन साथ ही उन्हें एक अलग सामाजिक समुदाय के रूप में भी देखा जाता है। और उनमें क्या अलग क्या देखा जाता है कि अलग सामाजिक समुदाय के रूप में उन्हें देखा जाता है। उसमें आपस में ही बेटी रोटी, अर्थात उनमें आपस में ही बेटी रोटी मतलब क्या होता है कि शादी और खान पान का संबंध रहता है। उनके आसपास में ही बेटी रोटी, जो शब्द बोला है बेटी रोटी, उसका मतलब क्या होता है कि उनका बीच में जो खान पान और शादी के बाद का बात हो, वो चीज इसमें शामिल होता है। आइए अन्य जाति समूहों में उनके बच्चों की ना तो शादी हो सकती है और ना महत्वपूर्ण पारिवारिक और समुदाय का आयोजनों में उनकी पांत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है कि अन्य जाति के जो एक जाति के बीच में जो ये बेटी रोटी का जो विधि चल रहा था, उसमें अन्य जाति के बीच में उनकी शादी नहीं कराई जाती है। वो अपने ही जाति में ही शादी कराते हैं और उनके पांत में मतलब कोई भी ओकेजन में उनके घर जाके वहां पे बैठकर ये भोजन नहीं कर सकते हैं। और दूसरे जाति के लोग वहां पे भोजन नहीं कर सकते। वही बोल रहा है जैसे मैंने समझाया। वर्ण व्यवस्था अन्य जाति समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने के धारण पर आधारित है। और वर्ण व्यवस्था के तौर पर अन्य जाति समूहों से जो भेदभाव होते हैं और दूसरे जो जाति में जो भेदभाव आते हैं, उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित मतलब भेदभाव कैसे उत्पन्न होता है? मान लीजिए कि हम दो
हमारे बीच दो व्यक्ति हैं, तो उन्हें हम अपने से ज्यादा, हम अपने आप को ज्यादा मान्यता देंगे और अपने को श्रेष्ठ मानेंगे, तो उसमें भेदभाव उत्पन्न हो जाता है। वो भी वही चीज समझेगा, हम भी वही चीज समझेंगे, तो क्या होगा, इसमें भेदभाव हो जाता है। वही चीज बता रहा है यहाँ पे। इसमें अत्यंग जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता है। इसमें अत्यंग जातियों के साथ मतलब छोटे जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार इसमें किया जाता है। इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में की थी, इसकी चर्चा हमने 9वीं कक्षा में कर चुकी है। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायक जैसे राजनेताओं और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया है। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले यहाँ पे भेदभाव और छुआछूत का बहुत सारा चलता था लोगों के बीच में, लेकिन किनका नाम जिनका आया, ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉक्टर अंबेडकर और पेरियार रामास्वामी नायक, ये जो सारे नायक थे वो उन्होंने समाज में भेदभाव और छुआछूत का व्यवस्था खत्म करने का प्रयास किया था। इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति और संचार और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। और इनके कारण क्या हुआ है कि जातीय व्यवस्था भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में बहुत ही बदलाव उत्पन्न हुआ है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आजादी और गांवों में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। और इनके कारण जो आर्थिक व्यवस्था है और शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास में इन समय में भी बहुत सारे जाति व्यवस्था के तौर पर बहुत ही बदलाव किया गया है। शहरी इलाकों में तो अब ज्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है। शहरी इलाकों में इस बात का तो कोई हिसाब नहीं रखा जाता है, क्योंकि वहां पे ऐसे बदलाव होते रहते हैं। लेकिन हमारे जो भारत जो देश है उनमें क्या होता है कि बहुत कम ही बदलाव आते हैं, इसलिए उनको ज्यादा तौर पर देखा जाता है। फिर से देखते हैं कि शहरी इलाकों में तो अब ज्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखता है कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठ रहा है, या रेस्तरां में आपकी मेज पर बैठकर खाना खा रहे हैं आदमी की जाति क्या है। और इस बात पर शहरी इलाकों में यहाँ पे यह बोल रहा है कि शहरी इलाकों में यह नहीं देखा जाता है कि हमारे साथ जो चल रहे हैं, चाहे हमारे साथ जो बस में, ट्रेन में जो बैठे हुए हैं और हम किनके साथ खाना खा रहे हैं, उनकी जाति को वहाँ पे शहरी इलाकों में ज्यादातर नहीं देखा जाता है। संविधान में किसी भी तरह की जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया। संविधान में किसी भी जातिगत भेदभाव का क्या किया गया, निषेध किया गया, उन्हें हटाने का प्रयास किया गया, उन्हें हटाया भी गया। संविधान की जातीय व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया गया। और संविधान में जातीय व्यवस्था के तौर पर क्या हुआ है कि समानता प्राप्त करने के लिए नीतियों का अधिकार दिया गया, नीतियों को उनको अधिकार दिया गया है। उनके अन्याय को समाप्त करने के लिए सत्ता में संविधान को अधिकार दिया गया। संविधान के तौर पर अगर 100 साल पहले का कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौटकर आए तो फिर यहाँ हुए बदलावों को देखकर हैरान रह जाएगा। अब बोल रहा है कि 100 साल पहले का जो व्यक्ति है, अब उसको क्या, अब अभी के समय में उसको लेके आया जाए यहाँ पे, तो वो देखिएगा कि यहाँ पे बहुत सारे बदलाव पाए गए हैं। बहरहाल समकालीन भारत में जातीय प्रथा विदा नहीं हुआ है। बहरहाल क्या हुआ है कि समकालीन भारत में जातीय प्रथा अभी तक विदा नहीं हुआ है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार है। जाति व्यवस्था के बहुत सारे जो पुराने जो विधि है, जो नीतियां हैं, वो अभी भी बरकरार है। अभी भी ज्यादातर लोग अपनी जाति या कबीले में ही शादी करते हैं, और अभी भी बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपनी ही जाति में ही दूसरे का शादी करवाते हैं और अपने ही कबीले में ही शादी करवाते हैं। सिर्फ स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत का प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। और स्वच्छ संवैधानिक प्राप्त करने के बावजूद भी अभी भी बहुत सारे लोग छुआछूत को खत्म नहीं किए हैं अपने अंदर से। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ
समूहों को दबा कर रखा गया। और जाति व्यवस्था में क्या देखा गया है कि जातीय व्यवस्था के अंतर्गत देखा गया है कि सदस्यों को कुछ समूहों को लाभ मिला और कुछ समूहों को बहुत कम ही लाभ दिया गया है। और बहुत सारे समुदायों को क्या किया गया है कि उन्हें बहुत ही नीचा दबा कर रखा गया, उन्हें उठने ही नहीं देते हैं वे लोग। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नजर आता है और इसका प्रभाव बहुत ही अभी तक हम लोग को देखने को मिलता है। अपने नजर से उनको अभी तक हम देख सकते हैं कि उन पे बहुत गंदे प्रभाव पड़े थे। जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई लिखाई का चलन मौजूद था और जिनकी शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला था। और बोल रहा है कि जिन जातियों में शिक्षा का सुविधा प्राप्त था और जिनके पास नहीं था, और जिनके पास था उन्हें अभी भी देखा जाता है कि उनका ही अभी तक बोलबाला चलता है, मतलब उन्हीं का ही सिर्फ नाम होता है। जिनके पास शिक्षा की सुविधा नहीं था उनको दबाकर ही रखा जाता है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा गया था उनके सदस्य अभी भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े ही हुए हैं। मतलब जिन सदस्यों को शिक्षा से दूर रखा जाता था उनको अभी तक भी उन्हें पिछड़ा ही माना जाता है और उन्हें साइड ही मतलब रखा जाता है अभी तक। यही कारण है कि शहरी मध्य वर्ग में अगड़ी जाति के लोगों का अनुपात असामान्य रूप से काफी ज्यादा है। और इसी तौर पर देखा जाता है कि शहर में जो अगड़ी जाति है, मतलब जो पिछड़ी जाति जो कहलाते हैं, उनको लोगों का अनुपात सामान्य तौर पर बहुत ही ज्यादा कहलाता है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफी निकट का संबंध है और जाति और हैसियत में बहुत ही निकट का संबंध कहलाता है, जाति और हैसियत में। अब यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का आता है राजनीति में जाति। राजनीति में जाति किस प्रकार है देखते हैं। सांप्रदायिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। जाति ही क्या माना जाता है? सांप्रदायिकता तौर पर जाति ही एकमात्र संविधान का गठन का आधार माना जाता है, सामाजिक समुदाय के गठन का आधार माना जाता है। ठीक है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक सामाजिक समुदाय का निर्माण करते हैं और उनके हित एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोग से अनेक हितों का कोई मेल नहीं खाता है। और बोल रहा है कि एक चिंतन के पद्धति के अनुसार एक जाति हम लोग जब बनाते हैं, एक जाति के लोग जो दूसरे जाति से बहुत ही कम उनका मेल खाता है, उनका अनुभव और उनका सोच बहुत कम ही मेल खाता है और एक दूसरे के तौर पर ही वो अपना हित पैदा करते हैं। दूसरे जातियों के तौर पर दूसरे जातियों के लिए वो अपना हित नहीं देते हैं, अपनी जाति में ही अपने वोट देते हैं वो लोग। जैसा कि हमने सांप्रदायिकता में मामले में देखा है कि जैसा कि हमने क्या देखा है कि सांप्रदायिकता के मामले में यह देखा है कि यह मान्यता हमारे अनुभव से स्पष्ट नहीं होता है, कि यह मान्यता हमारे अनुभव से यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं कहलाता है। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू जरूर है, लेकिन यही एकमात्र यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। और जाति हमारे लिए एकमात्र पहलू भी कहलाता है हमारे अनुसार, लेकिन यही एक महत्वपूर्ण पहलू भी नहीं कहलाता है। और भी बहुत चीजें, राजनीति में जाति अनेक रूप ले सकता है और राजनीतिक में जाति बहुत सारे अनेक रूप ले सकता है। क्या क्या आइए देखते हैं। पहला रूप क्या लेता है कि जब पार्टियां चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम तय करते हैं तो चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं की जातियों का हिसाब ध्यान में रखती है। यहाँ पे बोला गया है कि जब मतदाता जब चुनाव करते हैं तो उनकी जातियों को भी ध्यान में रखा जाता है और जो वोट देते हैं उनकी जातियों को भी ध्यान में रखता है, ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए जरूरी वोट मिल जाए और ताकि उन्हें चुनाव जीतने के लिए उन्हें क्या है, जरूरी वोट मिल पाए। जब सरकार का गठन किया जाता है तो राजनीतिक दल इस बात पर ध्यान रखते हैं कि उसमें विभिन्न जातियों और कबीलों के लोगों को उचित जगह दी जाए। और बोला जा रहा है कि जब सरकार जब बनता है तब राजनीतिक दल इस बात पर ध्यान देता है, इस बात पर गौर करता है कि उसमें विभिन्न जातियों के कबीलों के लोग उचित जगह दी जाए और जो उन्हें वोट दिए हैं और उनमें जो ज्यादातर जो जाति के जो कहलाते हैं उनके कबीलों को और उनकी जातियों को ज्यादा सम्मान दिया जाए, उचित दर्जा दिया जाए। ठीक है। और दूसरा यहाँ पे विभाजन होता है किस तौर पर कि राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवार समर्थन हासिल करने के लिए जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं।
क्या बोल रहा है कि राजनीतिक पार्टियों में जो उनके उम्मीदवार होते हैं उनके समर्थक हासिल करने के मतलब उनका वोट पाने के लिए उनकी जातिगत भावनाओं को उकसाते हैं, उनकी जो जातिगत जो भावनाएं हैं, उनकी जो अंदर जो भावनाएं हैं उनको उकसाते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं। कुछ दलों को कुछ जातियों के मददगार प्रतिनिधित्व के रूप में भी देखा जाता है और कुछ दलों को और कुछ जातियों को उनके प्रतिनिधित्व का मतलब जो जाति जो छोटे जाति जो कहलाते हैं उनके जो बड़े जाति होते हैं वो बड़े जाति छोटे जाति के लिए उनको उकसाने के लिए वो उन्हें पैसा देते हैं, उन्हें सुविधा देते हैं, तो उसके तौर पर वो उनके मददगार कहलाए जैसे कि ठीक है। और तीसरा हम लोग देखते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हो। और यहाँ पे बोल रहा है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के अनुसार एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था से राजनीतिक दलों को विवश किया कि एक सेकेंड, यहाँ पे बोल रहा है कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार और एक व्यक्ति एक वोट की व्यवस्था ने राजनीतिक दलों को विवश किया। यहाँ पे बोल रहा है कि एक व्यक्ति एक वोट के अनुसार यहाँ पे राजनीति को इस प्रकार विवश किया कि वे राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए सक्रिय हो। वहाँ पे लोगों ने यह मांग की कि राजनीतिक समर्थन पाना उनके लिए एक व्यक्ति एक वोट के अनुसार उन्हें राजनीतिक समर्थन पाने और लोगों को गोलबंद करने के लिए उन्हें विवश किया था। इसमें उन जातियों के लोगों में नई चेतना पैदा हुई जिन्हें अभी तक छोटा और नीचा माना जाता है। उनमें बहुत सारे जातियों में यह चेतना बहुत ही पैदा हुआ और उन्हें अभी तक यहाँ पे छोटा नीचा माना जाता है, छोटा और नीचा माना जाता है। राजनीतिक में जाति पर जोर देने के कारण कई बार यह धारणा बन सकती है कि चुनाव जातियों का खेल कहलाता है, कुछ और नहीं। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि राजनीतिक तौर पर जातिगत व्यवस्था देखा जाए तो कई बार यह धारणा बन सकता है कि चुनाव को जातियों का खेल माना जाता है और कुछ नहीं माना जाता है। जब राजनीतिक तौर पे हम देखते हैं यह बात सच नहीं है और यहाँ पे लोग यह भी कहते हैं कि यह बात सच नहीं है। जरा इन चीजों पर गौर कीजिए। और यहाँ पे बोल रहा है कि कुछ चीजों के बारे में यहाँ पे गौर करने के कहा गया है। आइए देखते हैं कि देश के किसी भी एक सदस्य चुनाव क्षेत्र में किसी एक जाति के लोगों का बहुमत नहीं है। और यहाँ पे बोल रहा है कि देश के किसी भी एक सदस्य का चुनाव किसी एक जाति के लोगों का सिर्फ नहीं कहलाता और भी बहुत सारे देश का जातियों का चुनाव उनको वोट दिया जाता है। इसलिए हर पार्टी और उम्मीदवार उन चुनाव जातियों के लिए एक जाति और एक समुदाय के ज्यादा लोगों का भरोसा हासिल करना पड़ता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि जब एक सदस्य चुनाव जब करता है तब वहां पे एक व्यक्ति एक सदस्य को एक ही जाति का सिर्फ चुनाव नहीं मिलता, बहुत सारे जातियों का सिर्फ वहां पे भी चुनाव पाया जाता है उनको। और यहाँ पे बोल रहा है कि उन्हें सिर्फ एक ही जातियों को समर्थन नहीं देना पड़ता और भी बहुत सारे जातियों से मिलना जुलना पड़ता और उन्हें समर्थन देना पड़ता और उन्हें उनका भरोसा हासिल करना पड़ता है। कोई भी पार्टी किसी एक जाति या समुदाय के सभी लोगों का वोट हासिल नहीं कर सकता और कोई भी पार्टी एक जाति का टोटल बहुमत वो हासिल नहीं कर सकता, किसी सिर्फ एक जाति का टोटल बहुमत। जब लोग किसी जाति विशेष को किसी एक पार्टी का वोट बैंक कहते हैं, जब लोग किसी जाति विशेष को मतलब कोई भी एक विशेष जाति को एक पार्टी का एक वोट बैंक कहते हैं, मतलब इसका मतलब यह होता है कि उस जाति के ज्यादातर लोग उस पार्टी को वोट देते हैं। मतलब कोई भी एक जाति जो विशेष कहलाता है वो जाति क्या कहलाता है, वोट बैंक कहला जाता है। और वोट बैंक मतलब क्या होता है कि ज्यादातर लोग उस जो वोट बैंक मतलब कि उस जाति में जो ज्यादातर लोग हैं उसी पार्टी को सिर्फ वोट देंगे, ठीक है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट बोल रहा है कि अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है तो अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने से कोई रोक नहीं सकता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि अगर एक जाति के चुनाव में, यहाँ पे फिर से पढ़ते हैं कि अगर किसी चुनाव क्षेत्र में एक जाति के लोगों का प्रभुत्व माना जा रहा है, मतलब कोई भी एक जाति को श्रेष्ठ माना जा रहा है और एक ही जाति के लोगों को प्रभुत्व दिया जा रहा है, तो अनेक पार्टियों
अनेक पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने में कोई नहीं रोक सकता, और अनेक बहुत सारे पार्टियों को उसी जाति का उम्मीदवार खड़ा करने पर एक सदस्य मानने के लिए उन्हें कोई भी रोक नहीं सकता है। ऐसे में कुछ मतदाताओं के सामने उनकी जाति के एक से ज्यादा उम्मीदवार होते हैं, और ऐसे में देखा जाता है कि कुछ मतदाताओं के सामने एक से ज्यादा उम्मीदवार पाए जाते हैं। किसी जाति के मतदाताओं के सामने उनकी जाति का एक भी उम्मीदवार नहीं होता, और किसी जाति के सामने कोई भी एक उम्मीदवार वहां पे नहीं खड़ा हो पाता है कोई दूसरी जाति के तौर पर। हमारे देश में सत्तारूढ़ दल वर्तमान सांसदों और विधायकों को अक्सर हार का सामना करना पड़ता है, और हमारे देश में देखा जाता है कि सत्तारूढ़ दल और वर्तमान सांसद जो है विधायकों को अक्सर हार का भी सामना करना पड़ता है। कि अगर जातियों और समुदायों की राजनीति पद एक ही होती है तो ऐसा संभव नहीं हो पाता, और एक ही जाति के अगर सदस्य हो और एक ही जाति के जो समुदाय है वो राजनीतिक संपद पसंद कर एक ही जाति के लोग वहां पे जब खड़ा हो जाते हैं तो बहुत सारे लोगों को वहां पे नकारना पड़ता है, और बहुत सारे लोग वहां पे सत्ता से भी हट जाते हैं। स्पष्ट है कि चुनाव में जाति का भूमिका महत्वपूर्ण होता है, और यहाँ पे स्पष्ट है कि चुनाव में जाति का भूमिका बहुत सारे महत्वपूर्ण कहलाते हैं, जैसा कि हमने देखा। किंतु दूसरे कारक भी इतने ही असरदार होते हैं, और बहुत सारे दूसरे कारक भी ऐसे ही असरदार कहलाते हैं। मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं अक्सर उससे ज्यादा गहरा जुड़ाव राजनीतिक दलों में रखते हैं, और बहुत सारे मतदाता अपनी जातियों से जितना जुड़ाव रखते हैं वो उतना ही जुड़ाव क्या करते हैं, राजनीतिक दलों से भी जुड़ाव रखते हैं। जब जाति या समुदाय के भीतर भी अमीर और गरीब लोगों के हित अलग अलग होते हैं, और जाति और समुदाय के बीच में क्या होता है कि अमीर और गरीब को भी अलग अलग होते हैं। एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अक्सर अलग अलग पार्टियों को वोट देते हैं, और एक ही समुदाय के अमीर और गरीब लोग अलग अलग पार्टियों में भी वोट देते हैं, उनका एक मत नहीं चलता है। सरकार के कामकाज के बारे में लोगों की राय और नतीजा नेताओं की लोकप्रियता का चुनाव पर अक्सर निर्णायक असर होता है, और यहाँ पे बोल रहा है कि सरकार का जो कामकाज है उनके बारे में जो लोगों का जो राय होता है और जो नेताओं की जो लोकप्रियता होती है लोगों के तौर पर, उनका जो चुनाव होता है वो अक्सर निर्णायक का रूप अक्सर लेता है। ठीक है, और हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जाति के अंदर राजनीति। अभी तक हमने देखा राजनीतिक के अंदर जाति किस प्रकार रूप लेता है, राजनीतिक में जाति अभी तक हम लोग ने इस प्रकार देखा। अब यहाँ पे देखते हैं कि जाति के अंदर राजनीति क्या रूप लेता है। ठीक है, अभी तक हमने इसी चीज पर गौर किया कि राजनीतिक में जाति की क्या भूमिका होती है। जैसा कि मैंने कहा कि राजनीतिक में क्या भूमिका होती है जाति का, तो हमने यहाँ पे देख चुका। अब यहाँ पे देखते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि जाति और राजनीति के बीच सिर्फ एक तरफा संबंध होता है, और यहाँ पे सिर्फ यह भी नहीं देखा जाता है कि राजनीतिक में जाति का सिर्फ एक तरफा संबंध होता है, और दूसरा भी पक्ष होता है कि जाति में राजनीतिक किसका संबंध होता है, क्या भूमिका निभाता है। राजनीतिक भी जातियों को राजनीतिक के अखाड़े के राजनीतिक भी जातियों को राजनीतिक के अखाड़े में लाकर जाति व्यवस्था और जातिगत पहचान को प्रभावित करता है। और यहाँ पे बोल रहा है कि राजनीतिक भी जो जातीय के तौर पर जो देखा जाता है, उनकी जो राजनीतिक है उनको अखाड़े में लाकर, मतलब यहाँ पर उनको भी पछाड़ देने के लिए और उन्हें भी पीछे करने के लिए जातीय व्यवस्था भी राजनीतिक का प्रभाव, मतलब उनका भी रूप लेना चाहती है। इस तरफ सिर्फ राजनीतिक ही जातिग्रस्त नहीं होता, और इस तरफ सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होता है कि राजनीतिक में ही सिर्फ जाति का भूमिका नहीं निभाया जाता है। इस तरफ सिर्फ राजनीतिक ही जातिग्रस्त नहीं होता, जाति भी राजनीतिग्रस्त भी होता है। यहाँ पे जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ राजनीति ही जातिग्रस्त नहीं होता, जाति भी राजनीतिग्रस्त भी होता है। यह चीज अनेक रूप में लेता है, और यह भी चीज बहुत सारे रूप लेते हैं। क्या क्या रूप लेते हैं देखते हैं। हर जाति खुद को बड़ा बनाना चाहती है, और बहुत सारे हर जाति अपने आप को बड़ा बनाना चाहती है। सो पहले वह अपने समूह को जिन ऊपर जातियों को छोटा या नीचा बताकर अपने से बाहर रखना चाहती है, अब उन्हें अपने साथ लाने की कोशिश करती है। पहले की जैसे कि हमने देखा कि राजनीतिक में जाति किस प्रकार रूप लेता है कि उसमें था कि
जाति में छोटे और बड़े को बहुत ही अंतर दिया जाता था और उन्हें अलग रखा जाता था, लेकिन यहाँ पे एक साथ उनको रखा जाता है और जो छोटे और बड़े जो जाति के अंदर जो लोग कहलाते थे उन्हें एक साथ रखा जाता है। और दूसरा पॉइंट कह रहा है कि चूंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं कर सकता, क्योंकि एक जाति अपने दम पर सत्ता पर कब्जा नहीं हो पाता है, मैंने पहले भी कहा था, इसलिए वह ज्यादा राजनीतिक ताकत पाने के लिए दूसरी जाति या समुदायों को साथ लेने की कोशिश करता है और दूसरी जाति को साथ लेने के लिए कोशिश करता है कि वो एक साथ जुट होकर वो सत्ता में हासिल कर पाए। और इस तरह एक अनेक बड़ा संवाद और मोल तोल होता है और एक बहुत बड़ा संवाद और एक बहुत बड़ा मोल तोल भी आता है। यहाँ पे तीसरा पॉइंट कह रहा है कि राजनीतिक में नए किस्म की जातिगत गोलबंदी भी हुई है, जैसे अगड़ा और पिछड़ा। आइए देखते हैं क्या है। इस प्रकार जाति राजनीतिक में कई तरह की भूमिका निभाता है। इस प्रकार जाति भी राजनीतिक में बहुत सारी भूमिका निभा चुका है और एक तरह से यह चीज दुनिया भर की राजनीतिक में चलती है। और यहाँ पे बहुत सारे दुनिया भर में राजनीतिक में भी यही चीज चलता है। दुनिया भर में राजनीतिक पार्टियों वोट पाने के लिए सामाजिक समूहों और समुदायों को गोलबंद करने का प्रयास करती है। और बहुत सारे दुनिया में देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियों को वोट पाने के लिए बहुत सारे समुदायों और सदस्यों को क्या करती है, गोलबंद करती है, मतलब एकजुट करने का प्रयास करती है। कुछ खास स्थिति में राजनीतिक में जातिगत विभिन्नताएं और असमानताएं वंचित और कमजोर समुदाय के लिए अपनी बातें आगे बढ़ाने और सत्ता में अपना हिस्सेदारी मांगने की गुंजाइश भी पैदा करती है। और यहाँ पे यह भी देखा जाता है कि कुछ जो खास स्थिति में देखते हैं कि राजनीतिक और जातिगत तौर पर कि जो उनको यहाँ पे बोला गया है कि जो जिनके तौर पर जिन जातिगत को विभिन्नताएं और सिर्फ असमानता ही मिलता है, जहाँ पे एक साथ नहीं रखा जाता और उनके बीच एक समानता नहीं पाई जाती है, उनको अपनी बात रखने और अपनी सुविधा प्राप्त करने के लिए और अपनी मांग करने के लिए उनको भी गुंजाइश भी पैदा करती है, मतलब उन्हें भी मौका देती है। इस अर्थ में जातिगत राजनीतिक में दलित और पिछड़ी जातियों के लोगों के लिए सत्ता तक पहुंचने तथा निर्णय प्रक्रिया को बेहतर ढंग से प्रभावित करने की स्थिति में भी पैदा किया गया। और यहाँ पे बोल रहा है कि इस अर्थ में यह भी देखा जाता है कि जो दलित है, जो पिछड़ी जाति है, उनको भी सत्ता में आने का भी मौका दिया जाता है और उन्हें बेहतर ढंग से प्रभावित करने का, मतलब एक नया स्वरूप बनाने का अवसर भी दिया जाता है। अनेक पार्टियों और गैर राजनीतिक संगठन खास जातियों के खिलाफ भेदभाव समाप्त करने, उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने, उनके साथ जमीन जायदाद और अवसर उपलब्ध करने की मांग को लेकर आंदोलन करते रहे हैं। और यहाँ पे बोल रहा है कि अनेक पार्टियों के तौर पर देखा जाता है जो गैर राजनीतिक संगठन कहलाते हैं, जो खास राजनीतिक के तौर पर देखा जाता है, उनके बीच भेदभाव समाप्त करने और क्या क्या बोला गया है, उनके साथ ज्यादा सम्मानजनक व्यवहार करने और उनके साथ जमीन जायदाद का लेन देन करने, उनको बहुत सारे तौर पर आंदोलन करते भी देखा, मतलब एकजुट होने के लिए आंदोलन भी किया उन लोगों ने। पर इसके साथ ही यह भी सच है कि सिर्फ जाति पर जोर देना नुकसानदेह हो सकता है। पर यह भी सिर्फ देखा जाता है कि सिर्फ जाति पे ही हम जो नुकसानदेह, मतलब सिर्फ जाति पर ही जोर देंगे तो वो बहुत बड़ा नुकसानदेह भी कहलाता है। जैसा कि धर्म के मसले से स्पष्ट होता है, सिर्फ जातिगत पहचान पर आधारित राजनीतिक लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं होता है। सिर्फ जातिगत पहचान भी सिर्फ लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं कहलाता है। इसमें अक्सर गरीबी, विकास, भ्रष्टाचार जैसे ज्यादा बड़े मुद्दे से लोगों का ध्यान भी भटकता है। और इसमें क्या होता है कि अक्सर गरीब, विकास, भ्रष्टाचार लोगों से क्या होता है, उनको ध्यान में रखते हुए हमारा ध्यान भी भटकता है। कई बार जातिवाद तनाव, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देता है। और कई बार क्या करते हैं वे लोग कि जातिगत हिंसा, टकराव और हिंसा को भी बढ़ावा देते हैं। यहाँ पे हमने इस प्रकार देखा कि जाति के अंदर राजनीतिक क्या भूमिका निभाता है और राजनीतिक में ये जाति क्या भूमिका निभाता है। इस प्रकार हमने ये दोनों चैप्टर क्लियर करते हुए लेसन 2 क्लियर कर चुका है। और
आप लोग क्या कीजिएगा कि इस लेसन को फिर से दोबारा पढ़िएगा। अच्छे शब्दों में समझाया गया है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है कि लेसन 4 जाति, धर्म और लैंगिक मसले। इसको आप लोग क्या कीजिएगा कि 2 से 3 बार कम से कम पढ़िएगा। मैंने जैसे कहा है कि पढ़ने का जो तरीका है कि मेरा क्लास होने से पहले, चाहे किसी भी टीचर का क्लास होने से पहले वे सब्जेक्ट को आप लोग पढ़ के आए और जहां तक पढ़ा चुके हैं वहां तक पढ़िए, कंपलसरी है। और उसके बाद भी पढ़ना है कि हम जो आज पढ़ाएंगे वो भी आपका पहले से रीड होना चाहिए, ठीक है। अब जब मैंने आज पढ़ा लिया, आपने जब पढ़ लिया, उसके बाद भी आपको इस चीज को दोबारा रीड करना है। इससे क्या होगा कि जो मैंने एक बार जो समझाया, जो तरीका में मैंने आपको एक बार में समझाया कि कुछ लोगों को अच्छा से नहीं समझ में आया होगा। जाहिर सी बात है कि कुछ लोगों को अच्छा से समझ में ही नहीं आया होगा। क्यों? क्योंकि आप लोग पढ़े ही नहीं होंगे। जैसा कि मैंने कहा कि और बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाया होगा, कुछ मैंने गलती भी की होगी। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है कि इसे पढ़ना है। यहाँ पे 2 से 3 बार कम से कम रीड करना है, क्योंकि अगर मैं पढ़ा लिया हूं तो आप लोगों को क्या करना है, इसको क्लियर करना है। वो आपको ही करना होगा, क्योंकि आपको लेसन को समझना है तो आपको 2 से 3 बार कम से कम आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। और इस क्वेश्चन आंसर को बनाने के लिए आपको तो लेसन को समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। इसलिए आप लोग क्या कीजिएगा, लेसन को अच्छी तरह क्लियर कर लीजिएगा और क्वेश्चन आंसर को कॉपी में नोट डाउन कीजिएगा। जितने क्वेश्चन आंसर्स हैं, यहाँ पे 12 दिखा रहे हैं और यहाँ पे 6 जो है डिफिनेशन के तौर पर है, वो लोग आप लोग कंपल्सरी कर लीजिएगा। 7, 8, 9 और 10, 11, 12 जो है वो टिक मार्क है, वो लोग आप भी करिएगा, ठीक है। कंपल्सरी है कि आप लोग लेसन को बनाइएगा भी, ठीक है। आज के लिए सिर्फ बस इतना ही। आप लोग इसको क्लियर कर लीजिएगा और दोबारा नेक्स्ट आगे का लेसन पढ़ के आइएगा। आगे का लेसन है जनसंघर्ष और आंदोलन, फिर लेसन 5। आप लोग इसको क्लियर करके आइएगा। आगे कुछ पेजों तक आगे पढ़ के ही आइएगा, ठीक है। और अभी का समय जो है कि अभी कोचिंग खुलना है ही नहीं है, मतलब सुविधा नहीं है कोचिंग खुलने के लिए। अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसमें कोचिंग अभी नहीं खुल सकता है, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है कि आप लोग के लिए सुविधा दिया जा रहा है, आप लोग को बुक उपलब्ध करवाया गया है, आप लोग को पढ़वाया भी जा रहा है ऑनलाइन, ठीक है। तो आप लोग को क्या करना है, सिर्फ इसका फायदा उठाना और कुछ नहीं करना है। आप लोग को अभी सिर्फ घर में ही रहना है, बाहर ना निकले तो सुविधा है। और अगर कंपल्सरी है कि आपको निकलना पड़ रहा है तो अपने से स्वस्थ रहें और मास्क लगा के रखें, ठीक है। तभी घर से निकले। और घर में क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करना है कि सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें, ठीक है। थैंक यू।